नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। सेना में भर्ती के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिसका देश भर में युवक विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। देश भर में इस योजना के विरोध के बीच अब कई संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि युवा विरोधी अग्निपथ योजना और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाना बनाने की नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ देश भर में पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आज यानी सोमवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेगा और धन संशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राहुल से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न को उनके संज्ञान में लाया जाएगा। भारत बंद के ऐलान के बाद राज्यों में पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर लिया है। रेलवे को नुकसान से बचाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ ने भी कमर कस ली है। इधर बिहार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजधानी पटना के डाक बंगले चौराहे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। भारत बंद को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस ने कहा है कि जिले में पहले से ही धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। पुलिस ने लोगों से कानून व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों से दूरी बनाए रखने की अपील की। बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में आज प्रदर्शन के चलते अलर्ट है। इस वजह से कई जगहों पर बैरिकेड लगे हैं। इस वजह से अक्षरधाम के पास भारी जाम लग गया है। गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले रास्ते पर रजौकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग शुरू कर दी है। वहीं भारत बंद के दौरान बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। अग्निपथ योजना के विरोध में इन जिलों में हिंसा हुई थी। सीएम नीतीश कुमार ने आज का जनता दरबार भी रद्द कर दिया है। भारत बंद के दौरान दिल्ली एनसीआर में प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है और सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जा रही है। उधर अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में भी लगभग कई जिले ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सेवा को पूरे तरीके से बाधित कर दिया गया है, इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तो अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, राज्य दर राज्य अलग अलग तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। किसी भी तरीके से आज जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान है, कोई भी अनहोनी ना हो उसके लिए सरकार और प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट पर है। भारत बंद की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस को प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई है, लेकिन शर्त कई रखी है इस प्रदर्शन की, वो भी आपको शर्तें भी बता दें। दिल्ली में जिस तरीके से आज कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है उसको लेकर उन्हें इजाजत दे दी गई है। अग्निपथ स्कीम पर जिग्नेश मेवानी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये मेहनती युवकों और भारतीय सेना के सिपाहियों के ऊपर जले पर नमक छिड़कने जैसा है। देश के साथ बीजेपी सरकार जैसा देशद्रोह आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। इधर बंगाल में भी अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद के आह्वान के चलते हावड़ा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी नॉर्थ अनुपम सिंह ने बताया है कि जगह जगह पुलिस तैनात है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैदी से तैनात हैं और काम कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि झारखंड में भी आज सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज वहां जेएससी क्लास 11 का पेपर होना था, जो कि अब बाद में होगा। इधर कांग्रेस नेता आजम माकन ने बताया है कि वो लोग आज जंतर मंतर पर सत्याग्रह करेंगे और उसके बाद शाम को राष्ट्रपति से मिलकर गुजारिश करेंगे कि अग्निपथ योजना को रद्द कर दिया जाए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कांग्रेस को इजाजत मिल गई है, लेकिन इसमें बस 1000 लोग ही शामिल हो सकते हैं, ये एक शर्त रखी गई है। तो आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसमें कई संगठन शामिल है। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन के नाम पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिसमें सरकारी संपत्ति से तोड़फोड़, आगजनी जैसी घटनाएं शामिल हैं।
के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। अग्निपथ योजना के विरोध में इन जिलों में हिंसा हुई थी। सीएम नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार भी अपना रद्द कर दिया है। भारत बंद के दौरान दिल्ली एनसीआर में प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं, सीके ठाकुर जी नेता कांग्रेस से मौजूद हैं और इसी के साथ हमारे साथ संजीव कौशिक जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं सीके ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगी। शुरुआती कमेंट आपका। कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है अग्निपथ को लेकर। देखिए, ये जो अग्निपथ योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ना तो कोई कमेटी बनाया, ना तो पक्ष के ना विपक्ष के ना उनके मंत्री को मालूम है कि अग्निपथ योजना है क्या। तो ये देश में एक तानाशाही का एक स्वरूप दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि ये भारत के इतिहास को कलंकित करने का एक काम हुआ है। और मुझे लगता है कि आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा है, छात्र का उग्र प्रदर्शन चल रहा है, ये छात्र थे। फिर भारतीय जनता पार्टी या माननीय प्रधानमंत्री जी के लोग कहेंगे कि कांग्रेस ने ऐसा करवाया, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के अंदर जो छात्र है, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पिछले 2 साल से कोरोना काल में जो सेना में भर्ती नहीं हुआ था, उन पदों को लेकर के, और जो लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उसको लगा कि अब हम 4 वर्ष की नौकरी करके क्या करेंगे, तो उनको सड़क पे आना पड़ा। और आज चूंकि सभी दल के लोग, सभी विपक्षी दल के लोग एकत्रित होकर के आज भारत बंद का आह्वान किया है। तो इसलिए हम लोग भी आज, कांग्रेस के लोग भी साथ में हैं और उन छात्रों को, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम छात्रों को, उन तमाम युवकों को हम एक आग्रह करेंगे कि उग्र प्रदर्शन करें, लेकिन तोड़फोड़ ना हो। प्रदर्शन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन तोड़फोड़ ना हो, उनसे एक गुजारिश करेंगे, क्योंकि वह भी राष्ट्र की संपत्ति है। लेकिन विरोध होना चाहिए। और आने वाले समय में देखिए, ये लोकतंत्र है। मैं उन तमाम लोगों को कहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक स्वीट पॉइजन का काम कर रहा है पूरे देश में। तो 2024 में उनको एक जवाब देने की जरूरत है कि किस ढंग से वो लोकतंत्र के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से इनको देखने की जरूरत है। क्योंकि भारत को जिस ढंग से आपने देखा होगा, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया, तब से धीरे धीरे महंगाई को चरम पे, बेरोजगारी चरम पे, और देश को प्राइवेट कंपनियों को गुलाम बनाने की साजिश जो कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, तो इससे हमको मुक्ति मिलेगी। हम यही इन तमाम छात्रों से, इन तमाम युवकों से आग्रह करते हैं कि उग्र प्रदर्शन करें, उग्र ना हो, तोड़फोड़ ना हो, और आने वाले समय में वोट के माध्यम से उनको जवाब देने की कोशिश करें। जी, मुस्कान जी। ठीक है संजीव कौशिक जी, आम आदमी पार्टी भी इस अग्निपथ योजना के विरोध में है। कल भी दिल्ली में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ आम आदमी पार्टी के द्वारा, उससे पहले भी प्रदर्शन किया गया है। आम आदमी पार्टी आज भारत बंद में हिस्सा लेने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि हिंदुस्तान के उन तमाम युवाओं से एक अपील करती है आम आदमी पार्टी की, आप अपने बंद को यदि चाहते हैं कि सार्थक हो और सफल हो, तो कृपया हिंसा का सहारा ना लें। हिंसा का सहारा जो ही आप लेते हैं, सामने वाली पार्टी को आपके धार को कुंद करने का मौका मिल जाता है और आपको तमाम तरह के आरोप मढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये गुस्सा है, और ये गुस्सा एक दिन में नहीं फूटा है। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे उन युवाओं के साथ है जो बेरोजगारी से त्रस्त होकर, और ये ज्वाला एक दिन में फूटी नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये धीरे धीरे सुलगते सुलगते आखिर कितने दिनों तक आप धार्मिक ध्रुवीकरण और छद्म राष्ट्रवाद के सहारे सत्ता पर काबिज रहेंगे और लोगों को लॉलीपॉप देते रहेंगे। युवाओं को रोजगार चाहिए। भारत के इतिहास में 45 वर्ष से ज्यादा वर्ष में इससे ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं। इसके बारे में सरकार ने कभी सोचा नहीं। और जब रोजगार की बात, जब देश, उन युवाओं के बारे में जरा कल्पना कीजिए कि जिन लोगों ने बड़ी मेहनत मशक्कत करके तैयारी की, दौड़ा धूपा, गार्जियन ने उनके ऊपर खर्च किए, उन्होंने बहुत सारी तैयारियां कर ली, और उसके बाद पता चलता है कि नहीं, ये 4 साल का एक लॉलीपॉप आपको थमा दिया गया, और आप वापस आते हैं तो आपके प्रति सरकार की कोई जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं। ना आपको पेंशन मिलता है, ना आपको एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा मिलता है। अब कल्पना कीजिए कि कहीं वो किसी युद्ध में घायल हो जाता है, उसके हाथ कट जाते हैं, उसके घर के लोगों के साथ इस तरह की बात हो जाती है कि कोई घर में कमाने वाला नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में
वो क्या करेगा, वो कौन सा सम्मान? हर एक उस नौजवान की बात मैं करूं जो सेना में जाना चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि यदि मैं वापस लौटूं और देश के सीमा पर यदि हमें शहादत करने का मौका मिले तो कम से कम तिरंगा में लपेट के मेरा शव घर पे आए। लेकिन उस परिस्थिति में आपने वो भी हक छीन लिया उन नौजवानों से। ये उन नौजवानों का गुस्सा है जो देश के लिए अपनी आहुति देना चाहते थे, देश के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहते थे। आपको याद होगा कि जनरल बिपिन रावत साहब ने कहा था कि सेना महज एक पेट पालने के लिए नौकरी के बराबर ये काम नहीं है। इसके लिए जज्बा होता है, लोग अपनी जीवन न्यौछावर करने जाते हैं, सेना में पेट पालने के लिए नहीं जाते हैं। और आपने इस तरह का लॉलीपॉप थमा दिया है, निश्चित तौर पे ये गुस्सा जायज है। और ये गुस्सा ठीक है, कई मामलों में जब हम देखते हैं कि ट्रेनें फूंक दी जा रही है, जला दी जा रही है, उपद्रव किया जा रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि इन छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करने वाले ये लोग हैं कौन? क्योंकि एक विद्यार्थी जानता है, जो सेना में जाने वाला है, वो उसको खूब पता है कि एक बार यदि हमारा नाम किसी तरह से भी किसी थाने में यदि चला गया, रजिस्टर में चला गया, तो हम इसके लायक नहीं रहेंगे दोबारा। तो वो कभी इस तरह का उपद्रव नहीं करेगा। वो गुस्साए हुए इस बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं, उपद्रवी लोग भी हैं, जो चाहते हैं कि इस आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए और ये कहने का मौका मिले कि आप जानबूझ के इस तरह से गलत गतिविधियों में शामिल हैं। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये गुस्सा जायज है और आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से छात्रों के साथ है और उनके आंदोलन को ठीक है। सफल बनाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की बात है। ठीक है। आलोक वत्स जी, सवाल तो लगातार पूछे जा रहे हैं। बीजेपी से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है तमाम उन युवाओं द्वारा जो इस योजना के विरोध में है, लेकिन सरकार भी इस योजना को लेकर बैकफुट पर आई है, तभी अलग अलग बदलाव किए हैं सरकार ने। देखिए, तब्दीली करना समय की पुकार होती है। अगर कुछ चीजें एडजस्ट की जाती हैं, जैसे कि एज लिमिट बढ़ाई गई है, तो ये सब छात्रों के बेनिफिट के लिए किया गया है। और जो अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि अगर उनको उनका हाथ कट जाता है या कुछ हो जाता है तो क्या होगा, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि डिसेबिलिटी वाइल इन सर्विस उनको 15 से 44 लाख रुपया वन टाइम एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलेगा और उनकी लाइफ कवर 48 लाख की है। और अगर उनकी डेथ हो गई सर्विस में तो 44 लाख एक्स ग्रेशिया और पूरे जिंदगी सैलरी मिलेगी। तो ये, और उसके बाद जब ये रिटायर होते हैं 4 साल में, तो इनको सेवानिधि के तौर पर एक्स ग्रेशिया 11.71 लाख प्लस इंटरेस्ट जो करीब 15-16 लाख के लगभग होगा। और उसके अलावा ये टैक्स फ्री होगा इनकम। और देखिए, अभी जितने प्रावधान किए गए हैं, ये 46,000 में 25% तो अब्जॉर्व हो जाएंगे। जो बचेंगे 30-32 हजार, उनके लिए आर्मी में 10% रिजर्वेशन किया गया है, असम राइफल में 10% रिजर्वेशन किया गया है, पुलिस, विभिन्न राज्यों की पुलिस भर्ती में 10% रिजर्वेशन किया गया है। उसके अलावा सेना के 16 पीएसयू में, अलग अलग वो पीएसयू हैं, उनका नाम मैं नहीं गिनाना चाहता हूं, उसमें इनको प्राथमिकता से नौकरी दी जाएगी। तो जिस तरीके की कवायद हुई है और जिस तरीके का इनको नौकरी में प्रोविजन दिया गया है, मुझे लगता है ये कम पड़ जाएंगे। 100% ये अब्जॉर्व हो जाएंगे उन जगहों पे। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर है, उसके अलावा इनको ग्रेजुएशन करने के लिए अलग यूनिवर्सिटी से टाई अप हुआ है। अगर ये स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इनके पास अपनी जमा पूंजी है, जिससे ये अपना कोई रोजगार चाहे तो छोटा मोटा शुरू कर सकते हैं। तो ये सब भ्रम फैलाने का विपक्षियों के द्वारा, और कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, न नियत है न नीति है। तो कोई भी मुद्दा को पकड़ के वो लोग चाहते हैं कि इसको हम, इसी से हम बेसरनी पार कर लें। तो इस सब से कुछ नहीं होने का है। ये बहुत अच्छी योजना है और ये अब शीघ्र लागू होने जा रही है। दिसंबर से पहला बैच अग्निवीरों का कार्यरत हो जाएगा। तो कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई ये नहीं है। सिर्फ और हमारे 303 एमपी और हमारे जितने भी एमएलए हैं, वो लोग अपने क्षेत्रों में जा चुके हैं और वहां पर स्टूडेंट से बात करेंगे, उनको समझाने का बात करेंगे। और जो पॉलिटिकल पार्टियां इसमें घुसकर आग सुलगाने का काम कर रही है, वो भी उनको समझाएंगे कि ये तुम्हारे हित में नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे अगेंस्ट ये चीजें कर रहे हैं। चलिए, इसी के ठाकुर जी।
जी, आलोक भाई कह रहे थे कांग्रेस के लोगों ने नहीं आलोक भाई, ये तो छात्र के अंदर से एक जज्बा पैदा हुआ कि भाई प्रधानमंत्री जी ने क्या कर दिया। और आपको बताऊं, उस जनरल बीके आंदोलन सिंह में जी, ठाकुर जी जनरल ज्यादातर लोग हैं जो छात्र नहीं है। जनरल लेकिन उस जनरल आंदोलन बीके में सिंह जी ऐसे को भी पता लोग हैं नहीं है। आलोक वर्ष साहब, उस आंदोलन में ऐसे भी लोग हैं जो एक अधिकारी के गले लगकर रो रहे हैं कि हमारा अंकल हमें इस योजना को कैंसिल करवा दीजिए, वापस ले लीजिए, हमारा करियर खराब हो जाएगा। क्या उन युवाओं को नहीं देखा आपने? वो युवा जो लगातार सैनिकों के गले लग कर रो रहे हैं, अधिकारियों के गले लगकर रो रहे हैं, उनके आंसू नहीं दिखे आपको? दिखी है, उनके साथ पूरी सहानुभूति है। सहानुभूति उनको से क्या समझाने करेंगे की आप? जरूरत है। सहानुभूति से क्या करेंगे? 4 साल बाद युवा बेरोजगार जब हो जाएगा, आपने तो कह दिया कि उसको अलग अलग नहीं तरीके होगा से नौकरियां मिल बेरोजगार। जाएंगी। आपने तो कह मुस्कान दिया जी, अलग अलग यही तरीके तो से मेरा नौकरियां मिल कहना जाएंगी वत्स है, साहब, वो बेरोजगार लेकिन नहीं अगर इसी होगा। तरीके से युवाओं को नौकरियां मिल रही होती तो आज देश का युवा बेरोजगार नहीं घूम रहा होता। मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं आपको कर रही नहीं हूँ, गलत बहुत से युवा आजकल मुस्कान जी, बेरोजगार आपको घूम रहे हैं। आज के समय में डिग्री धारक बेरोजगार मुस्कान घूम रहे जी, हैं। मुस्कान जी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। आपको गलतफहमी है। उनको, वो बेरोजगार नहीं होंगे, वो 100% एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मैं आपसे ये आलोक पूछ जी, रही हूँ, मैं मैं आ रही हूँ ठाकुर जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रही हूँ। सैनिक तो 4 साल बाद उनका क्या होगा वो तो 4 साल बाद आप देखेंगे, क्योंकि हमें क्या पता आप क्या करने वाले हैं, न जाने सरकार क्या कर दे। लेकिन अभी जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, डिग्री धारक, MA BA M.Com B.Com कोई भी आप ले लीजिए, हर डिग्री धारक जो है वो बेरोजगार घूम रहा है, उसका क्या करेंगे? पकौड़े तलने की सलाह देते हैं आप उनको? थोड़ा तलना कोई खराब बात थोड़ी है। तो तलिए ना, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को कह दीजिए पकौड़े ही तल ले। फिर क्या कर रहे हैं प्रवक्ता बनके, क्या कर रहे हैं नेता बनके? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप बार बार ये पकौड़े तलने की बात कह रही हैं। देश के एक से एक MBA किए हुए लोग चाय की दुकान लगा के लाखों कमा रहे हैं। तो फिर वो MBA करते क्यों है? यही कह दिया आप युवा को, यही कह दीजिए कि आप रहिए +2 पास करके आप लगा लीजिए चाय की दुकान। क्या जरूरत है आपको डिग्री हासिल करने की? क्या जरूरत है उनके माँ बाप को इतने पैसे लगा लगा कर उनको पढ़ाने की? क्या जरूरत है? हम और भी नौकरियों का प्रावधान किए हैं। शीघ्र और भी बहालियां की जाएंगी, जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। उन जगहों पे भी नौजवानों की 2 साल के लिए कर देना। अभी 4 साल के लिए अग्निवीर कर दिए हैं, फिर 2 साल के लिए शिक्षक वीर कर देना, यही तो रह गया अब हमारे पास। सीके ठाकुर जी। जी, मैं यही कह रहा था कि जब प्रधानमंत्री जी इस योजना को लागू कर रहे थे तो आपके मिनिस्टर उसमें नहीं थे क्या? उनके साथ बैठकें नहीं हुई क्या? मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, जनरल बीके सिंह जी जो आपके केंद्र में मंत्री हैं, वो कह रहे थे मुझे पता नहीं कि इस योजना में क्या क्या हुआ है। ये तो अद्भुत है कि केंद्र के मंत्री को पता नहीं है कि ये योजना में क्या है, क्यों लागू हुआ, कब लागू होने जा रहा है, उनको कुछ पता नहीं है। और कैलाश विजयवर्गीय जी जो आपके नेता है वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी कार्यालय में उसको नौकरी दे देंगे, जब रिटायर करके आएंगे तो हम उसको ड्राइवर में रख लेंगे। ये मतलब कितना बदतमीजी है लोगों का, हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो योजना लागू किया आपने, आज से 4 साल के बाद 10 लाख का क्या वैल्यू होगा जो लड़के नौकरी करके निकलेंगे, रिटायर करके निकलेंगे। कांग्रेस को इस योजना से इतनी ही दिक्कत है तो क्यों नहीं सरकार के साथ जाकर बातचीत करती है? सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने से क्या होगा? आपके पास, आप विपक्ष में है, सरकार से बातचीत करिए, योजना में जो खामियां हैं उसको पूरा करने की कोशिश करिए। अगर ये 4 साल का प्रावधान है इस योजना में, वैसे तो 14 साल की नौकरी होती है, अगर उसको इस 4 साल को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो शायद जो युवा है वो इस तरीके का प्रदर्शन ना करें। नहीं, कांग्रेस तो उनसे आग्रह किया कि आप इस पार्लियामेंट सेशन में जो है, आप सेशन में बुलाइए और इस पर चर्चा करिए। कांग्रेस उनसे आग्रह कर ही रहा, लिखित उनको दिया गया है वहां पर। कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है इस योजना से। दिक्कत यह है कि इस ढंग का लाभ 4 साल की नौकरी में लड़के क्या करेंगे? जब योजना से दिक्कत नहीं है तो प्रदर्शन क्यों? इस योजना को लगावे 14 साल की नौकरी कर दे, बात खत्म हो गई। तो इसका ड्यूरेशन है, उस पर दिक्कत है, तो उस पर बातचीत करिए ना। विपक्ष क्यों नहीं ये बात करता है? विपक्ष, आज आप राष्ट्रपति से मिलने वाले राहुल गांधी की पेशी है, क्या आपने अग्निपथ योजना को लेकर अब आप कह देंगे कि हमने अग्निपथ योजना का भी इसमें जिक्र किया है कि हम उसके लिए मिलेंगे?
बहुत पहले मिल सकते थे आप, और आप सर्वदलीय बैठक की मांग कर सकते हैं और वो बैठक बुलाकर आप उस बैठक में बातचीत कर सकते हैं। और ये खामी तो बीजेपी की भी है, क्यों नहीं अपने बाकी तमाम विपक्षी दलों से पूछती है कि इस योजना में क्या होना चाहिए क्या नहीं, क्यों नहीं एक सर्वे कराया। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है इस समय। नहीं, लेकिन कोई भी योजना लागू होता है मुस्कान जी, तो उसके लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाती है, लोगों से राय ली जाती है, उसका कमीशन बनता है। लोग हर जगह क्षेत्र में जाकर के उनसे पूछते हैं, कमीशन के लोग, कि भाई ये योजना सही है कि नहीं है। ये एकाएक लागू कर देना, पीएम हाउस से निकल करके आया और सीधे लागू हो गया। अब ये पीएम हाउस से आया ना आरएसएस के कार्यालय से आया, कहां से आया, तो सोचने की बात है। लेकिन इसमें योजना जब कभी कोई कमीशन लागू होता है तो उसके लिए कमीशन बैठती है, लोगों को मौका दिया जाता है कि आप सब जगह से, पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में छात्र से लेकर के शिक्षकों से लेकर के कई प्रतिनिधि को उसमें शामिल किया जाता है कि आप इस योजना से कितना लाभान्वित होगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देश पर, लोग बेरोजगारी कितनी हटेगी, ये सब सारे मुद्दे पर चर्चाएं होती है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। एकाएक प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं, इनके मंत्री को खुद मालूम नहीं है। मुस्कान जी, घोषणा रक्षा मंत्री ने की थी, संजीव कौशिक जी। देखिए मुस्कान, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, उसका उदाहरण हम आपको बताते हैं कि किस तरह से कोरोना काल में पिछले दरवाजे से वो बिल लेके आती है और किसी कानून के तौर पर ध्वनि मत से उसे पारित करा देती है। जिन लोगों के लिए कहती है कि कल्याणकारी योजना है और आपकी जिंदगी बदल देने वाली है, वो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। 1 साल से ज्यादा लोगों ने, 750 से ज्यादा लोगों ने अपनी शहादतें दी और उसके बाद सरकार को अचानक लगता है कि नहीं, हमसे गलती हो गई। तमाम तरह के परिवर्तन किए। जिस कानून को देश के प्रधानमंत्री जी गंगा जल के जैसे पवित्र बता रहे थे, उसमें तमाम तरह के परिवर्तन की बातें की गई, आज ही के जैसे आज भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अंत में कानून वापस जब लिया तब भी सदन में चर्चा नहीं कराया। तो सवाल यह है कि सदन की महत्व को कौन कम कर रहा है। आप कानून बनाते हैं, उस समय चर्चा नहीं करते, कानून वापस लेते हैं, उस समय चर्चा नहीं करते। आज ये जो परिस्थितियां आ रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं और आप चुन के एक दिन पर उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ और परिवर्तन, और जब कहते हुए बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि नहीं, मैं लगातार उसमें परिवर्तन कर रहा हूं। तो आपने होमवर्क क्या किया साहब? इसके लिए आपने काम किया, कम से कम उससे तो पूछ लिए होते कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है या नहीं है। उस योजना में उन लोगों को, या जो लोग जानकार थे, उनको तो शामिल कर लिए होते। आज फिर नौजवान सड़कों पे है, तो फिर परिवर्तन, इधर परिवर्तन उधर परिवर्तन, 1 साल से नहीं, अब 23 साल बना दिए इसको, हमने कुछ और चीजें इसमें जोड़ दी। तो ये जो बगैर होमवर्क के कानून बना देने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी की, जो अपने संख्याओं के बल पर इतना चूर है, देश के लोग ये बात समझ रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। आप ये भी बात बिल्कुल चाहिए। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे कि वो जो चौकीदार बनने की जो परंपरा है, उसी को कायम रखने की बात चाहते हैं कि आप नौजवान जो सड़कों पर खड़े हैं वो पढ़ लिख करके, आप बताइए कि 21 साल और 23 साल के बाद में जिस विद्यार्थी की धारा टूट जाएगी, वो पढ़ाई खत्म हो जाएगा उसका, वो नौकरी करके वापस आएगा, उसके बाद का भविष्य का क्या होगा? आप 1 महीने, आपके घर के यदि छात्र हैं और विद्यार्थी 1 महीने यदि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो अगले महीने से उसको बैठने की आदत नहीं होती है, वो किताब लेके नहीं बैठ पाता है। आप कहते हैं कि नहीं, वो वापस आएंगे और फिर तैयारी करेंगे, फिर किसी और जगह पे जाएंगे। तो ये तमाम तरह की दलीलें वो दे रहे हैं, वो दलीलें लोगों को नहीं पच रहा है, उन विद्यार्थियों को नहीं पच रहा, उन नवयुवकों को नहीं पच रहा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं। तो ये जो अंतर है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर साल जो 25% को आगे बढ़ाने की बात और 75% को आप बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, उसमें से भी एक लॉलीपॉप 10% इधर दे रहे हैं, 10% इधर दे रहे हैं। क्या समझ रखा है आपने? किस चीज की तैयारी करें, वो कहाँ जाए? बड़े गर्व से यहाँ बैठ के कहते हैं उनके प्रवक्ता की नहीं, पकौड़े तलना कोई खराब बात है क्या? तो कह दीजिए कि पढ़ाई बंद कीजिए, सारे लोग पकौड़े ही तले, सारे लोग चाय ही बनाए, अपने बच्चों को भी पकौड़े तलवाइए और अपने बच्चों से भी चाय बनवाइए। तो ये कहना और करना, आपके बच्चे बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे और हमारे बच्चे 4 साल के लिए चौकीदारी करेंगे, 4 साल के बाद में बैठ कर किसी एटीएम के सामने खड़े रहेंगे। तो ये जो दोहरी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है और देश के लोगों ने देखा है कि गरीब और गरीब होता चला गया है और अमीर और ज्यादा अमीर होता चला गया। ये जो खाई बनती चली जा रही है, उसको काटने की कोशिश करनी चाहिए। देश में इस तरह की व्यवस्थाएं जो होती है वो आक्रोश पैदा करती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये उचित नहीं है, लेकिन ये आक्रोश का नतीजा है जो सड़कों पे आज आपको दिखाई दे रही है। पेट का गुस्सा और पेट की आग जब सड़कों पे आपको दिखने लगे, कब तक आप उसको दबा के रखेंगे? आखिर युवा यदि पढ़ता है, आज के वक्त में नौजवान है, उसको आज उन सारे फैसिलिटी को इस्तेमाल करना चाहता है और उस सारी चीजों को यदि वो पूरा करना चाहता है, पा लेना चाहता है, तो उसके पास एकमात्र उद्देश्य होता है कि बेहतर पढ़ाई करे, बेहतर नौकरी मिले हमें और बेहतर तरीके से अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाएं और देश में अपना योगदान दे। ये कौन सा योगदान सरकार लेना चाहती है कि 4 साल के बाद में उसके घर पर, रोड पर कोई सम्मान के लायक नहीं? आप बताइए, एक बड़ा वर्ग होगा
वो इन सारी जो बंदूक चलाने वाली जो सिस्टम होती है उन सबसे परिचित होकर के, सबसे वो लैस होकर के घर में वापस आके बैठेगा। वो 4 साल के बाद में वो सारी ट्रेनिंग को लेकर के आके घर में बैठेगा। वो जो घर में आके बैठेगा, यदि उसको काम नहीं मिलता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, वो गलत दिशा में नहीं जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि उसके पास वो सारी चीजें और जानकारियां होंगी। उसके बाद देखिए, इस योजना के बाद बेरोजगारी बढ़ेगी। इस योजना के बाद आप ये कह सकते हैं कि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इस योजना के बाद आप ये कह सकते हैं कि नशा सबसे ज्यादा देश में बढ़ता दिखेगा। ये कई ऐसी चीजें हैं जो बढ़ेगी। साक्षरता बिल्कुल खत्म हो जाएगी देश में। प्लस 2 के बाद आप क्या कर रहे हैं? बच्चे प्लस 2 के बाद अपनी नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने रखा, उसके बाद वो क्या करें? 21 साल के बाद क्या करेंगे? ये बात समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी कहां से किस तरह की योजनाएं लाती है और अपने आप वो कानून बनाती है, फिर वापस भी ले लेती है प्रेशर पड़ने पर। लोगों ने देखा है, पिछली योजनाओं के बारे में लोगों ने देखा है कि किस तरह से एक बार नहीं कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है लोगों को। लेकिन ये अन्याय करना बंद कीजिए। आप केवल और केवल अमीर और पूंजीपतियों के बारे में सोच कर, इसी कोरोना काल की बात देख लेना, लोग भूखे मर रहे थे और कई ऐसे पूंजीपति थे जो इनके मित्र की श्रेणी में आते हैं, जिन लोगों को बहुत सारी संपत्तियां हिंदुस्तान की दे दी गई। उनके आय के बारे में एक बार रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि वो प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटे, प्रतिदिन कितना कमा रहे थे। तो ये जो खाई है, ये आंकड़ों की खाई जो दिखाई दे रही है, उसको बराबर करने की जरूरत है। हिंदुस्तान के लोगों में बहुत गुस्सा है, युवाओं में बहुत गुस्सा है, रोजगार को लेकर के और महंगाई को लेकर के जिस तरह की भाय तोबा मची हुई है, उस पर यदि सरकार ध्यान नहीं देगी, मुझे लगता है कि सरकार के लिए ये कहीं आज ये उल्टी गिनती न शुरू हो जाए, इसी तरह से जिस तरह से नौजवान सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं आपको। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और अभी भी विनम्र आग्रह है कि सरकार युवाओं के पक्ष को ध्यान में रखते हुए योजनाएं वापस भी ले सकती है, कानून वापस भी ले सकती है सरकार, ये चाहे। ठीक है, आ रही हूँ संजीव कौशिक जी। आलोक वत्स जी, सीधा सा मेरा एक सवाल आपसे है, अगर आपको सीधा ना समझ आए तो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। देखिए, एक जब युवक होता है, आप एक युवक की बात करिए, जब उसे सैनिक बनने की तैयारी करनी है, उसको सेना में जाने की तैयारी करनी है, आप लगा लीजिए 5 से 7 किलोमीटर का आप एक ग्राउंड लगा लीजिए, उसमें 10 चक्कर, 20 चक्कर, 50 चक्कर, 100 चक्कर, नहीं पता वो कितने चक्कर लगाता है, सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरीके से उसकी भर्ती हो जाए, किसी भी तरीके से जब भर्ती रैली निकले तो वो वहां से पास हो जाए और वो देश की सेवा में चला जाए। क्या उसके बाद अब वो 4 साल के लिए जाएगा? सिर्फ 4 साल के लिए वो सेना में जाएगा, उसके बाद वो घर बैठेगा, उसके बाद वो आप उसको ये कह दीजिए कि वो गार्ड की नौकरी कर लेगा, सुरक्षा गार्ड की कहीं नौकरी कर लेगा। वो इतने चक्कर क्यों लगा रहा है? फिर पिछले 2 सालों से भर्तियां नहीं हुई है, वो 2 सालों में आपने इसमें इंक्लूड कर दिया। उन 2 सालों के लिए आपने ये कह दिया कि चलिए आप 23 साल तक रह लीजिए, 21 साल के बजाय आप 23 साल तक रह लीजिए, 4 और आप ये लगा लीजिए कि 5, 6 साल, 7 साल के लिए वो ये कर रहा है क्या? देखिए मुस्कान जी, आप लोग बार बार एक ही चीज को कह रहे हैं कि अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत कथन है। मात्र 32,500 लोगों को खपत करना है और इतनी योजनाएं आई हैं, इतनी रिजर्वेशन आई हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये 32,500 कम पड़ जाएंगे। ये सारे के सारे लोग अब्जॉर्व हो जाएंगे किसी न किसी जगह अच्छी नौकरी में। आप तो गारंटी ले लीजिए साहब। जी, आ रही हूँ संजीव कौशिक जी, आप मुझे एक बात बताइए आलोक वत्स जी, 40,000 की भर्ती का कहा गया है ना कि एक साल में 40,000 भर्ती करेंगे युवाओं को। 46,000 40,000 भर्ती करेंगे, 46,000। चलिए ठीक है, 46,000 कर लेंगे। 46,000 में आप 25% जो युवा हैं, 25% युवाओं को आप भर्ती करवाएंगे, उनकी 25% युवा की, यही कह रहे हैं ना आप? उसके अलावा जो 34,000 25% जो युवा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, 25% जो युवा है, उन युवाओं की भर्ती आगे दोबारा कर दी जाएगी, आगे बढ़ा दिया जाएगा उन्हें सेना में। अब 46,000 के जो 25% है, अगर माइनस कर दे तो 34,500। सुनिए तो सही, आंकलन तो सुन लीजिए, 34,500 युवा बचते हैं। अगर 34,500 नौकरियां सरकार एक साल में निकाल दे तो आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है ना, दोहरे अंकों में जो बेरोजगारी आंकी जा रही है, वो नहीं होती अभी तक। इतनी नौकरी अगर सरकार के पास निकालने की क्षमता होती तो आज बेरोजगारी नहीं बढ़ती। अब आप मेरी बात सुनेंगी? सुनाइए। पिछले 2 साल में कोरोना काल के कारण अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी और फोकस दूसरे चीजों पर चला गया था, इन्वेस्टमेंट का। अब चीजें स्थिर होकर सुधर रही हैं। अब धीरे धीरे नौकरियों में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है। और आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि ये 34,500 लोग जो बाहर आएंगे 4 साल के बाद,
ये 2 महीने के अंदर किसी न किसी जगह खपत हो जाएगा इनका। ठीक है। और ये नौकरी के लिए इधर उधर मारे मारे नहीं फिरेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं, यही भ्रांति है जो दूर करना चाहता हूं। 16 PSU डिफेंस के, असम राइफल, CRPF, PSC, उसके बाद आपको पुलिस में विभिन्न राज्यों में प्राथमिकता में भर्ती, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भर्तियां, ये कम पड़ जाएंगे। ये अगर 34 के डबल भी होते तब भी ये खपत हो जाते और इनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इनमें से जो रोजगार करना चाहता है वो अपना पूंजी से रोजगार स्टार्ट कर सकता है। टैक्स फ्री इनकम है, उसको बैंक का लोन भी आसानी से मिल जाएगा। तो चीजों को समझने का कोशिश कीजिए कि हमारी आर्थिक हालात कैसे चरमरा गई थी, उसको फिर वापस ट्रैक पे लाने के लिए धीरे धीरे कवायद करनी पड़ेगी। अब आपने बेरोजगारी की बात किया तो जरा मैं कुछ आंकड़े दे दूं आपको। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप, कहें तो आंकड़े बता दूं आपको। आपने देखा अमेरिका में क्या हाल है, इंग्लैंड में क्या हाल है। क्यों बात करते हैं आप, मुझे ये नहीं समझ आती। आप भारत में बैठे हैं, अमेरिका में। आप जब ऐसी बातें करेंगी तो विश्व में भी क्या हो रहा है उसका भी आंकलन करना पड़ेगा। तो आंकड़ों का तो आंकलन करेंगे ना, कैसे बात कर रहे हैं आप। सुनिए, आप सुनिए, CMI के आंकड़ों के मुताबिक मैं बता रही हूँ आपको। अब सुन लीजिए, तथ्यों के आधार पर बात करेंगे तो आप इधर उधर बात को घुमा देंगे। कभी आपको आंकड़ों पर तो बात करनी नहीं है, इधर उधर की बातें करवा लो आपसे। CMI के आंकड़े बता रहे हैं, सुनिए, CMI के आंकड़े बता रहे हैं कि मार्च के मुकाबले 0.23% की बढ़ोतरी हुई है बेरोजगारी दर में। और आपको ये बेहतर पता होगा कि बेरोजगारी दर में सबसे ऊपर हरियाणा है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर राजस्थान। राजस्थान की बात, हरियाणा की बात करिए, राजस्थान की बात मैं कांग्रेस से कर लूंगी। हरियाणा की बात करिए, ठाकुर जी हरियाणा की बात करिए, मैं पूछ लूंगी CK ठाकुर जी से, कांग्रेस का। आप हरियाणा की बात करिए। हरियाणा में अब ज्यादातर लोग अग्निवीर बनने जा रहे हैं और उसके बाद वहां भी ये समस्या मालिक बख्श दीजिए इस अग्निवीर को। मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ आपसे। हरियाणा पहले नंबर पर है, क्यों? अग्निवीर तो आप 4-5 दिन पहले, हफ्ते पहले योजना लेकर आए हैं। अरे तो अग्निवीर 2-4-5 दिन में चालू होने वाला है। आप भेजिए, आपके जितने जानने वाले हैं। उसके बाद क्या कर लेंगे? 4 साल बाद फिर से बढ़ जाएगी ना बेरोजगारी दर। 4 साल बाद फिर से बढ़ जाएगी। आप अभी की बात करिए ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आप 34,500 युवाओं को नौकरी देने की क्षमता रखते हैं 1 साल में, तो क्यों आप नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं? लाखों पद खाली है सेना भर्ती में, लाखों पद। अरे मुस्कान जी, आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रही हैं। तो सही बोलेंगे तो सुनूंगे ना आपको। तथ्यों पर बात करिए। आप ही बोलिए ना, हम ही एंकर बन जाते हैं। तो एंकर मैं हूं तब तो मैं तो सवाल पूछूंगी आपसे, गलत तो सुनूंगी नहीं। आपको आंकड़े तो बताऊंगी, आप आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे तो मैं तो बताऊंगी। सवाल पूछने के बाद जवाब देने का भी तो मौका दीजिए। तो सही जवाब दीजिए ना। अग्निवीर को छोड़कर आप जरा इन आंकड़ों की बात करिए। अब देखिए, विभिन्न मंत्रालयों में वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, उन सब में भी लोगों की खपत होगी। सारे मंत्रालय में वैकेंसियां निकाली जा रही हैं। पुलिस में बहाली होगी विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में। तो ये सब कवायद बेरोजगारों को रोजगार देने की हो रही है। थोड़ा तो धैर्य रखिए। कोरोना काल में आप भी पीड़ित रहे होइएगा। पिछले 3 साल से धैर्य रख रहे हैं। चलिए ठीक है। CK ठाकुर जी वो कह रहे हैं कि सभी विभागों में नौकरियां निकाली जा रही हैं, और अग्निवीर, ये जो हरियाणा में बेरोजगारी दर है, अग्निवीर जब इसमें बनेंगे तो फिर बेरोजगारी जो है वो लगभग कम हो जाएगी। आप राजस्थान की बात पे आ जाइए। हिंदुस्तान जी, देश का सबसे अधिक जो रोजगार है वो सेना और रेलवे, उसका बाद बैंक, इन जगहों पे वैकेंसी आती थी और उस पर बहाली होती थी। लेकिन आज पिछले 4-5 साल से वैकेंसी आई ही नहीं है। और रेलवे को हर जगह बेच करके, पार्ट बेच करके वैकेंसी बंद कर दी गई है। और जो ये कह रहे हैं कि विभाग में नौकरी निकालेंगे मंत्रालय में, वहां पे सिर्फ प्राइवेट लोगों के माध्यम से नौकरी निकालते हैं। वो निविदा पे नौकरी निकालते हैं कि ये समझिए कि युवा सेना को भी ये जो है माध्यम से जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। सेना को भी ये जो है
व्यापार के रूप में देखने लगे। हाँ। रेलवे हाँ। तो हर जगह व्यापारियों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये योजना जो है बिल्कुल असफल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से देश के तमाम जो मंत्रीगण हैं से आग्रह करता हूं कि इस अब योजना को राजस्थान में वापस ले लें। बेरोजगारी पर आ जाइए। जी, राजस्थान में सरकार वैकेंसी लाती है और उन्होंने नौकरी देने का काम किया है, लेकिन राज्य सरकार से जितना बन पड़ता है वो देने का काम करते ही हैं, कर रहे हैं। लेकिन केंद्र के केंद्र पर साथ जो ठीकरा जुड़ा फोड़ हुआ दीजिए। सब कुछ, केंद्र पर ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। राज्य सरकार से देखें आप, जितना भी काम किया है उन्होंने, जितनी भी वैकेंसी आई, उन्होंने नौकरी देने का काम तो किया ही है। लेकिन केंद्र सबसे अधिक, तो केंद्र हम लोग को कैच करता है ना, नौकरी सबसे अधिक नौकरी देने का काम करता है केंद्र। चाहे रेलवे हो, चाहे मैंने कहा सेना हो, या फिर बैंक हो, इन सब जगहों में सबसे अधिक नौकरी प्राप्त होती है। जितने पीएसयूज हैं, उन पीएसयूज को एक एक करके प्रधानमंत्री बेच रहे हैं। तो उन पीएसयू में जो बहालियां होती थी उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। राज्य सरकार अपने स्तर से जो भी बहाली होती है, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, कर ही रहे हैं। लेकिन जो केंद्र से जो हमारी योजना थी उसको एक एक करके ये खत्म कर रहे हैं, सबको प्राइवेट कर रहे हैं। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, चलिए संजीव कौशिक जी, राजस्थान पर एक बार फिर से मैं आऊंगी आपके पास। सीके ठाकुर जी, संजीव कौशिक जी, ये जो लगातार बेरोजगारी इस समय बढ़ती जा रही है, इस बीच अब ये कह रहे हैं कि हर एक विभाग में नौकरी निकाली जाएगी, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कहीं भी हो। अब लेकिन जिस तरीके से अग्निवीर की बात एक बार मैं फिर से करूं, तो दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है और कहीं भी देख लीजिए प्रदर्शन तो हर जगह हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है, उससे थोड़े दिन पहले उनके अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कुछ प्रदर्शन हुआ था शिक्षकों को लेकर, उनकी भर्ती की क्या? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अभी आलोक जी ने बड़ी सहजता से ये बात स्वीकार की और बजट का रोना रोया कि बजट कोरोना काल में बजट जो डगमगा गया और कहीं और चीजें खर्च करनी पड़ गई, जिसके वजह से इस तरह की योजनाएं लाई गई। जाहिर सी बात है कि वो स्वीकार भले नहीं कर रहे हो, लेकिन इशारों में कह रहे हैं कि बजट का रोना है, इसलिए हम सेना को अस्थायी तौर पर नौकरियां नहीं देने में अभी सक्षम है या उन्हें पेंशन देने में नहीं सक्षम। आम आदमी पार्टी का तो सीधा मानना है मुस्कान कि यदि आपको बजट की कमी है तो एक दिन के विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो और राष्ट्रपति हो, इन सारे लोगों को जो लगातार बहुत बड़ी एक मोटी रकम जो पेंशन के तौर पर जाती है, सबको रोक दीजिए। लेकिन सेना जो देश के नाम पर, कौन से नेता देश के नाम पर छुपाने की बात, कम से कम सेना को तो बख्श दीजिए और उसे उसके सम्मान के साथ कीजिए। वो वापस लौट के आए तो गर्व से कह सके कि नहीं, मैंने देश की सेवा की, हमें पेंशन मिल रहा है। उसे कम से कम मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होगी। बार बार लगातार आलोक जो कह रहे हैं कि नहीं, और जगहों पर उनको एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, वो गारंटी लेने की और जगहों पे एडजस्ट करेंगे, क्यों वो छोड़ देने की बात कर रहे हैं? सरकार से यही तो चाह रहा है नौजवान कि आप गारंटी दे लें कि आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी, उसके बाद में भी हम आपके लिए सिस्टम रखेंगे। तो ये गारंटी भी नहीं ले रहे हैं, कह भी रहे हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आप आक्रोश मत होइए, शांत हो जाइए। तो ये दोनों बातें नहीं चलेगी। या तो आप जो कह रहे हैं उस पर अस्थायी तौर पर मुहर लगाए, निश्चित तौर पर उन लोगों को सुकून मिलेगा और वो निश्चित रहेंगे। लेकिन आप केवल और केवल संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि मेरी दादी की मूछें आ जाएंगी तो हम भी दादाजी होंगे, तो ये काम नहीं चलेगा। नौजवानों के मन में इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं। मेरा सवाल आपसे ये था संजीव कौशिक जी, मेरा सवाल आपसे ये था, केंद्र की योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। पंजाब में जब शिक्षकों का मुद्दा उठता है तब आम आदमी पार्टी सड़कों पर आ जाती है पंजाब में, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जिस तरीके से शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, उनकी बहाली हुई या नहीं? गेस्ट टीचर्स ने प्रदर्शन किया था, आपको याद हो तो, और पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू आए थे उनके प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए। देखिए, दो चीजें हैं। राज्य सरकार का अलग विषय है और केंद्र सरकार का अलग विषय है। राज्य सरकार में यदि इस तरह की बातें होती हैं, राज्य सरकार उसी तौर पर उसको सुलझाने के लिए और उस पर ध्यान देने के लिए तत्पर है। और केजरीवाल सरकार से मुझे लगता है कि आपने जिस गेस्ट टीचरों के बारे में बात करी उसका समाधान भी निकला और उस संबंध में बातचीत भी हुई, बात आगे भी बढ़ी। इस तरह की नौबत नहीं आई। यदि मैं प्रदर्शन को कभी बुरा नहीं मानता, आम आदमी पार्टी तो कुछ धरना और प्रदर्शन से निकली हुई, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ये क्यों बुरा मानेगी? आप यदि हमारे विचारों से सहमत नहीं है तो आप निश्चित तौर पर विरोध करेंगे, आप उसकी बात रखेंगे। लेकिन ये जो अराजक तत्व मिलकर के तोड़ फोड़ और राजनीति इस तरह से करने के लिए जिन लोगों को बचाने की जो आदत है, और भारतीय जनता पार्टी की तो पुरानी आदत रही है, जो चीजें वो सरकार में आती है वो चीजें उनको सुहाने नहीं लगती है और सरकार से बाहर होती है वो लगातार उसी काम को करती है। तो
हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकार को जिन बच्चों को सड़कों पर वो देख रहे हैं, जिन बच्चों ने इस तरह से गुस्से में ये हरकतें की हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए। सेना भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों सेना के मुखिया को उतार दिया गया और वो लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार क्या करेगी साहब? आप सेना को बीच में लाते हैं। बार बार जब आपसे कहा जाता है कि सेना को तो कम से कम राजनीति से अलग रखिए, तो इस तरह की बातें कम से कम भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती। लोगों ने बड़े प्रचंड बहुमत के साथ उनको सत्ता दिया था और लोगों की बहुत उम्मीदें थी, युवाओं की उम्मीदें थी। वन रन बैंक वन पेंशन के लिए आपने वोट तो मांग लिया, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया नौजवानों के साथ? नौजवानों को उसको देख करके आपको पता चल रहा होगा। तो अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार सहृदयता के साथ इस पर विचार करे और इन युवाओं के आक्रोश को समझे और जो कर सकती है बेहतर को करे। जिद पर ना अड़े। जिद पर अड़ेगी निश्चित तौर पे युवाओं के मन में बहुत गुस्सा है, ये सरकार के ऊपर भारी पड़ने जा रहा है आने वाले दिनों में। आलोक वत्स जी। देखिए मुस्कान जी, ये लोग सिर्फ डफली बजाएंगे। ये वही केजरीवाल जी हैं जिनके घर पे जब कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों ने धरना दिया था तो आज तक उनको इन्होंने रेगुलराइज नहीं किया और ये उत्तर प्रदेश में गए थे उन लोगों के साथ सहानुभूति बरसने। तो ये दोहरी नीति के लोग हैं, इनका काम ही दोहरी नीति का है। इनके राज में तो सिर्फ दारू की गंगा बहती है जहां भी ये जाते हैं। दिल्ली में राशन की दुकान कम पड़ गई और दारू की दुकान ज्यादा खोल दी। 1 पर 1 फ्री स्कीम ले आए, दारू पियो और मस्त रहो। पंजाब में भी ये वही करने वाले हैं। बड़े बड़े माफिया जो है, लिकर माफिया, उन्होंने वहां बड़े बड़े गोदाम बनाने चालू कर दिए हैं। बहुतों का तो गोदाम बन के भी तैयार भी हो गया है। हम लोग तो कवायद कर रहे हैं, थोड़े में ही सही नौकरी का प्रावधान कर रहे हैं, नौकरी ला रहे हैं, लोगों को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो विकट स्थिति है पूरे विश्व की, उसको आप नजरअंदाज करके नहीं आगे बढ़ सकती है। मैंने जब अमेरिका इंग्लैंड का बात किया तो आप उस पर बिफर गई। अरे पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई का क्या असर हो रहा है, इन बातों को क्या संज्ञान में नहीं लेंगी? अगर आलोक वत्स जी, आप उन लोगों की कुछ ऐसी बातों को, चाहे आप यूक्रेन युद्ध ले लीजिए, चलिए श्रीलंका में जो हालात हुए वो ले लीजिए, और जिस तरीके से बाकी देशों में चीजें चल रही है वो ले लीजिए, लेकिन क्या आपने कभी इस बात का आंकलन किया कि वो देश जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं भारत के मुकाबले? क्या इस बात का कभी आंकलन किया? आप एक चीज बताइए, आप अपने इर्द गिर्द के देशों को देखिए, क्या हाल है पाकिस्तान का, क्या हाल है श्रीलंका का। आप उसके मुकाबले कहाँ हैं? तो आप इन चीजों को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकती। और जितनी भी ये बात पता है क्या कही आपने आलोक वत्स साहब? ये बात आपने ये कही कि अपने से नीचे शख्स को देखकर आप संतुष्ट हो जाइए कि आप बहुत अच्छी जगह पे हैं, लेकिन अपने से ऊपर वाले शख्स को देखकर आप ये मत सोचे कि आप वहां जाएंगे। अरे जब अमेरिका इंग्लैंड में इन्फ्लेशन इतना हाई हो चुका है तो हमसे ऊपर कौन है? विश्व की सबसे बढ़ती हुई इकोनॉमी में भारत है। इस बात को आप नजरअंदाज मत कीजिए। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कि पता नहीं विपक्ष ने आपको यहाँ प्लांट कर दिया है कि खाली तीर पर तीर दागे जाओ और असलियता से दूर रहो। मैं उसके बाद आपको अगर ये बात कह दूं ना आलोक वत्स साहब कि अगर आपसे तीखे सवाल कर लिए जाए तो आप कह देते हैं, मीडिया पर आरोप लगा देते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा कभी नहीं कहता। आपके ये शब्द होते हैं कि मैं तो ऐसा कभी नहीं कहता। अब अपनी बातों को देख लीजिए क्या कह रहे हैं आप। आपको तीखे सवाल करने का पूरा अधिकार है, लेकिन डोंट हिट बिलो द बेल्ट। जो भी तीर चलाइए सार्थकता से चलाइए। हाँ तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। चलिए फिर ये बता दीजिए मुझे, 1 रैंक 1 पेंशन का क्या हुआ? कल भी मेरी डिबेट में आप बैठे थे, तब भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा, आज फिर से पूछ रही हूँ। 1 रैंक 1 पेंशन अभी ठंडे बस्ते में है, अभी की स्थिति में वो नहीं लागू किया जा सकता है। कारण बता दीजिए। कारण है आर्थिक स्थिति, बड़ा साफ है कारण। तो आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यही फैसला होना चाहिए था कि विधायकों की पेंशन खत्म कर दी जाए।
बहुत कमा रहे हैं आपने विधायक। जब कल कहा है, आपने जब कल कहा है इस बात को, तो मैंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी भेज दी है अपने हाईकमान को कि इन लोगों का पेंशन बंद करो, और जो 2-2 3-3 पेंशन ले रहे हैं उनको एक पेंशन पर लेके आओ। अब मेरा काम तो आगे पहुंचाना है, मेरा काम तो उसको लागू करना नहीं है। मैं तो बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। ये बहुत खुशी हुई जानकर आलोक वत्स मैं साहब कि सीके ठाकुर जी की तरह, ये बहुत खुशी हुई जानकर। सुन तो लीजिए आलोक वत्स साहब, अब आप सराहना कर रही हो तब भी नहीं सुन रहे, नेता नहीं हूँ कांग्रेस का, सराहना कर रही हो तब भी नहीं सुन रहे आप। बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपने एनबी न्यूज की बात को समझा, माना और एक चिट्ठी जरूर लिख दिया। अब आगे सरकार का काम है। हो सकता है कि आपके जैसे और प्रवक्ता अगर इस तरीके से आगे बात बढ़ाएं तो शायद विधायकों की पेंशन कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए। सीके ठाकुर, हो सकता है, अगर बिल्कुल होनी भी चाहिए, तो होनी भी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ रहा है, सुनिए मेरी बात जी, मेरी बात सुनिए, अगर ये कैंसिल हो जाएगा और जितना मंत्री और एमएलए और एमपी मुझे पीटने के लिए ढूंढेगा तो मैं आप ही के घर में आके शेल्टर लूंगा। ठीक है, आ जाइएगा वत्स साहब, बहुत स्वागत है आपका। सीके ठाकुर जी, मान लीजिए आप भी, जी, मैं कह रहा था, मान लेंगे ना इस बात को अगर पेंशन खत्म कर दी जाए तो? हाँ क्यों नहीं मानेंगे, थोड़े पेंशन खत्म करवाएंगे, क्यों नहीं। देखिए, जितना मेहनत हमारे सैनिक करते हैं उनका पेंशन लागू हो। जो ये इन्होंने अग्निवीर का नाम लिया कि हम 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, इनकी नौकरी का ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, इनको पेंशन कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एमपी एमएलए का खत्म कर देने से कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो आप यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे थे, यूक्रेन आज जिस ढंग से नाटो पर या दूसरे देशों पर आश्रित है, मैं ये चाहता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को, जो हमको सामरिक रूप से संपन्न होना था, जो चीज हम फ्रांस से मंगाते हैं, जो रशिया से मंगाते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं, उन हथियारों को बनाने के लिए हमारे यहाँ इतनी फैक्ट्रियां लगा दें कि लोग वहां पे एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये तो करते नहीं है, ये केवल ऐसा काम कर देते हैं जहां से लोगों को रोष उत्पन्न होता है, लड़के जो है उग्र हो जाते हैं। तो आप अपने आप को, इस देश को सामरिक रूप से संपन्न बनाने के लिए यहाँ पे कई जो फैक्ट्रियां लगी हुई, जो पिछली सरकार, जो आपने कहा कि 70 सालों से जो इस देश में जितना लगाया है, उसके ब्रांचों को बढ़ाइए और उसमें जो क्षमता, उसकी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करिए। आप रेलवे को मत बेचिए, उसके जो गुणवत्ता उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। आप उल्टा हर चीज को, जो सरकारी संस्थान है उसको आप बेच करके, जो बीमार इंडस्ट्री है आप उसको छेड़ते नहीं है, लेकिन जो अच्छा पोजीशन में चल रहा है उसको बेचने का काम करते हैं। इन चीजों पे प्रतिबंध लगाइए, लोगों को एडजस्ट करिए, नौकरियां दीजिए। आपने कहा था राजस्थान या फिर झारखंड या जो भी भारतीय जनता पार्टी से अलग है जहां पे, या आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, मैं उन जगहों की भी बात कर रहा हूं कि सरकार काफी कोशिश करके नौकरी देने का प्रयास करती है, लेकिन केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से हर चीज को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं, जबकि ये सरकार जो है पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम सरकारी नौकरी देने का काम करें। चलिए बस आप जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं कौशिक साहब के पास जाऊंगी। मैं कौशिक साहब से और सीके ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि आपने जो कहा ना, मैंने तो चिट्ठी लिख दी है, इस पर क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन स्वेच्छा से तो ये छोड़ सकते हैं पेंशन। एक उदाहरण तो सेट करें। चलिए ठीक है, आपका ये सवाल, आपके इस सवाल पर मैं जरूर जवाब लूंगी दोनों से, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात अग्निपथ योजना की कर रहे हैं, जिसमें वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो एक सरकार की ओर से वादा किया गया था, दावा किया गया था, उस पर बात चल रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ है, एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजीव कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपसे पूछ रहे हैं वत्स साहब, या तो आप सरकार, इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है सरकार को, मैं आ रही हूँ वत्स साहब, आपका सवाल ही पूछ रही हूँ। एक मिनट जी चलिए बात पूरी करिए। एक मिनट जी मुस्कान जी, आपके फाजिल प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी एक बिल ले आए थे, उस बिल से उन्होंने सारे एमएलए का तनख्वाह बढ़ा दिया। तो इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है ये देख लीजिए। चलिए ठीक है, आपका सवाल आप पूछ लेते हैं। दूसरी चीज, आपसे कहिए कि पहले ये लोग अपना पेंशन लेना बंद कर दें और उसके बाद ठाकुर जी अपना सारा कांग्रेसियों का पेंशन बंद करवाएं।
चलिए देखिए मुस्कान, जी कौशिक साहब। सरकार से आग्रह है कि युवाओं के भावनाओं के साथ ना चले। सीधी सी बात है कि यदि आपके पास बजट का रोना है तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें से वो बजट की कटौती कर सकती है। आम आदमी पार्टी शुरुआती दौर से ही ये बात कही, अभी भी हमें ये कहने में कोई शिकायत नहीं है और पीछे नहीं हटने में कोई हटने वाली बात है कि डंके की चोट पे कहती है कि पहली एक ऐसी पार्टी थी जिसने कहा कि हम अपना छोड़ देंगे पेंशन, बाकी आप लोग की छोड़। अब ये कहना कि नहीं पहले आप छोड़ के दिखाइए, पहले आप छोड़ के दिखाइए, 2 छोड़ देंगे, 3 छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि आप कानून बना दीजिए, छोड़ दीजिए, सब सारे छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। ये तो पहल जिसने की वो उसके पीछे हटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस तरह से बजट का रोना रोके, कम से कम सेना को कमजोर करने का प्रयास नहीं कीजिए। सेना से जब वो एक लौट के आएगा आदमी, 4 साल की नौकरी करके आएगा, सेना से लौटने के बाद में समाज में भी उसकी एक अपनी प्रतिष्ठा, मर्यादा, एक सम्मान होता है जिसको देखा जाता है और उसको वो मिलना चाहिए कम से कम। वो चैन से यदि आगे कुछ नहीं भी कर पाए तो चैन से सम्मान के साथ अपने समाज में रहे। इसके बाद में दर-दर ठोकरें खाने की नौबत नहीं आए। 4 साल नौकरी करने के बाद भी वो किसी एटीएम के दरवाजे पर अडानी के खड़े होकर के वहां पे चौकीदारी करते हुए दिखाई नहीं दे। चाहिए कि आप इसके भविष्य का तकदीर नहीं लिख रहे हैं, तो इन चीजों से बचना चाहिए। सेना के सम्मान को बचाए रखना है, सेना के गर्व को बचाए रखना है और युवाओं को इस तरह से भड़काने की जरूरत नहीं है। युवा यदि भड़क रहे हैं युवा तो उनके साथ निश्चित तौर पर नाइंसाफी हो रही है। सरकार पुनर्विचार करे इस योजना पे और सरकार को विचार करना ही होगा, मैं समझता हूँ। चलिए ठीक है, सीके ठाकुर जी, समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से अपना आखिरी कमेंट रखिएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि ये जो अग्निवीर योजना है इसको तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए इसको खत्म किया जाए और जो पूरी तरह से नौकरी होती है उसको देने की कोशिश किया जाए, जितनी बेरोजगारी उसे दूर करने की कोशिश करें, मेरा यही आग्रह है। आप पेंशन मैं आ रही हूँ सीके ठाकुर जी, एक बार और जल्दी से ये बात कह दीजिए कि आप पेंशन, कांग्रेस सारी पेंशन छोड़ देगी अपने, जल्दी से बता दीजिए, सब विधायक छोड़ेंगे ना? बिल्कुल जब लागू कर दे सरकार उसको बिल्कुल छोड़ देगी। कानून बना दे सरकार लागू करेगी, आप स्वेच्छा से छोड़िए। सरकार क्यों नहीं लागू करेगी वत्स साहब? सरकार को लागू करना जो करना चाहिए वो करती नहीं है। स्वेच्छा से छोड़ दे। नहीं, सरकार लागू करेगी, सब छोड़ देंगे स्वेच्छा से, तो फिर बीजेपी भी छोड़ सकती है ना? तो तीसरा आदमी को खुद ही छोड़ना पड़ जाएगा। तो वहीं से शुरू कीजिए जहां से सरकार है, जो सरकार में वो छोड़ना शुरू कर दे। वैसे भी कांग्रेस वाले मुद्दा विहीन है, एक मुद्दा मिल जाएगा कि इन्होंने छोड़ा, फिर आपने छोड़ा, फिर बीजेपी भी छोड़ देगी। चलिए ठीक है, अब देखिए दोनों पार्टियां इसी डिबेट में दोनों पार्टियों ने तो हाँ कर दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी कभी ये कानून लेकर आती है, और अगर कानून ले आए तो ये बहुत बड़ा बजट के लिए बहुत अच्छा होगा वत्स साहब कि सभी विधायक जो है वो छोड़ देंगे पेंशन। ठीक है, समय समाप्त हो गया है वत्स साहब, मेरे पास समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सेना भर्ती प्रक्रिया जो लगातार बदली जा रही है, धीरे धीरे करके उसमें बदलाव लाया जा रहा है, उसी को लेकर अग्निपथ योजना आई और इस अग्निपथ का विरोध लगातार युवा कर रहे हैं और आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। यह भारत बंद जो जारी है इसमें देखना होगा कि कोई हिंसा ना हो और बेहतर होगा कि सभी युवा और सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। दूसरी तरफ पेंशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के डिबेट में उठा। अगर सभी विधायकों की पेंशन खत्म होती है तो सरकार के पास बजट के लिए एक बहुत अच्छा साधन निकल कर आ सकता है विधायकों की पेंशन के जरिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।